आप सभी को नमस्कार। मैं क्लेरिफाई से प्रीति रिचक और आज हम बात करने वाले हैं 26/11 मुंबई अटैक के बारे में, जो एक बहुत ही दर्दनाक और भयानक घटना के रूप में जानी जाती है, जिसमें आतंकवादियों ने मुंबई पर अटैक किया था। अतः इस घटना में कैसे सुरक्षा बलों ने बिना कोई तैयारी होते हुए भी इसका सामना किया और अतः अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी देश के लोगों की जान बचाई। साथ ही हमारे देश के सुरक्षा बल और जवानों के बारे में भी बात करेंगे, जिन्होंने अपना पूरा योगदान दिया और देश को सुरक्षित किया। साथ ही कई जवान भी शहीद हुए और भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा दर्दनाक और क्रूर 26/11 हमले को आतंकवादियों ने बहुत ही क्रूर आतंकवादी हमले को अंजाम दिया था, जिसका अंजाम बहुत ही दर्दनाक रहा और ये भारत के लिए सबसे बड़ा दर्दनाक आतंकवादी हमला माना जाता है। इस हमले में लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई में प्रवेश करके लगातार 4 दिन तक गोलीबारी की। साथ ही उन्होंने लगातार विस्फोट भी किए थे और इस हमले में 164 लोग मारे गए थे और साथ ही 300 लोग बहुत ही बुरी तरह घायल हुए थे और आज भी इस सदमे में हैं और इस दर्दनाक घटना से बाहर नहीं निकल पाए हैं। शुरुआत होती है 26 नवंबर 2008 को, माने कि 26/11 के दिन रात के 9:30 बजे। घटनाक्रम के सूत्रों से खबर आती है कि शहर के अलग अलग स्थानों में 16 गुटों में आतंकवादी संयुक्त रूप से स्थानों पर हमला कर रहे हैं। मुंबई जर्नल रेलवे पुलिस आयुक्त AK शर्मा ने बताया कि AK-47 और ग्रेनेड से लैस कुछ आतंकवादी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस CHC रेलवे स्टेशन के प्रवेश हॉल में प्रवेश कर गए हैं और वहां पे गोलाबारी शुरू कर दी है और हथगोले फेंक रहे हैं, जिसमें छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में 3 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही एक सुरक्षाकर्मी के साथ 10 लोग घायल हुए हैं। घटनाक्रम में मौजूद लोगों के अनुसार रिजर्वेशन प्रवेश द्वार से प्रवेश कर गए थे और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी थी। इसके बाद आतंकवादी होटल ताज और होटल ओबराय और नरीमन हाउस में छिपकर गोलीबारी कर रहे थे और विस्फोट भी कर रहे थे। इस आतंकवादी हमले से निपटने के लिए केंद्र सरकार 200 NSG कमांडो, 50 सेना कमांडो और साथ ही सेना के 5 टुकड़ियां भेजती है। साथ ही ये खबर पूरे भारत और विश्व में पत्रकारों और सोशल मीडिया द्वारा बहुत तेजी से फैलने लगती है और ये खबर पूरे भारत में आग की तरह फैल जाती है और लोग दहशत में आ जाते हैं, जिसके कारण पूरे देश में तो ये खबर फैलती है। साथ ही गलत लोगों तक भी ये खबर पहुंचने लगती है जिनमें इनका हाथ है, जिसकी वजह से हर एक मूवमेंट की खबर बाहर लीक ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट कुछ समय के लिए न्यूज़ चैनलों और न्यूज़ पत्रकारों और सोशल मीडिया पर रोक लगा देती है। फिर 26 नवंबर 2008 की रात को ताज होटल में छुपे हुए आतंकवादियों से कमांडो की मुठभेड़ चालू हो जाती है। 27 नवंबर की सुबह होटल ओबराय और 28 नवंबर की सुबह राष्ट्रीय सुरक्षा बल नरीमन हाउस में छुपे आतंकवादियों से हमला करने के लिए पहुंच चुके थे। सबसे पहले 28 नवंबर को होटल ओबराय का ऑपरेशन दोपहर के समय समाप्त होता है और शाम को नरीमन हाउस के आतंकवादी मारे जाते हैं। लेकिन होटल ताज के ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 29 नवंबर की सुबह तक का समय लग जाता है कमांडो को आतंकवादियों को मारने के लिए। अचानक शनिवार की सुबह को कमांडो कार्रवाई में बहुत तेजी आई और भीषण गोलीबारी की आवाज़ें सुनाई देने लगती है और गोलीबारी चलने लगती है। साथ ही पूरी बिल्डिंग में और विशेषकर बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में पूरा काला धुआं फैल जाता है आसपास और अचानक सभी तरफ कमांडो ही कमांडो नजर आने लगते हैं। उस समय ताज होटल में भीषण गोलीबारी होती है और सुरक्षा बलों ने जिन पत्रकारों को सुरक्षा के लिए वहां रोक दिया था बाहर, उन्हें अचानक आदेश दिया जाता है कि लेट जाओ। लेकिन कुछ समय बाद ही घटनास्थल बिल्कुल शांत हो जाता है और धमाकों और गोलीबारियों के साथ न्यूज़ चैनलों पर बिल्डिंग से एक शव को नीचे फेंकता हुआ दिखाया जाता है और बाद में इसकी पुष्टि की जाती है कि यह आतंकवादी का शव था। फिर पूरे 58 घंटे बाद ताज होटल में चल रही शनिवार की सुबह सुरक्षा बलों की कार्रवाई खत्म होती है। इसमें 3 आतंकवादी और राष्ट्रीय सुरक्षा बल के 1 मेजर मारे गए। साथ ही होटल की तलाशी का अभियान अभी जारी रहता है और वहाँ पे चेक किया जाता है कि उसमें और आतंकवादी तो नहीं रुके। हमले में नागरिक सुरक्षा बल और 9 आतंकवादी सहित 175 लोग मारे जाते हैं। मरने वालों में 29 विदेशी यात्री भी थे। साथ ही कई बंधक मृत शवों में यातना और प्रताड़ना के विकृत लक्षण भी दिखाई दिए। मरने वाले लोगों में बिजनेसमैन, मीडिया, पत्रकार और कई सुरक्षा बल कर्मी भी थे। साथ ही 15 पुलिसकर्मी और 2 NS कमांडो भी मारे गए थे। साथ ही सहायक पुलिस उप निरीक्षक तुकाराम आमले जी,
जो कि अपने निहत्थे हाथे से एक जिंदा आतंकवादी को पकड़ने में सफल होते हैं। पर उस आतंकवादी के हाथ में AK-47 होती है, जिससे वह AK-47 राइफल से फायरिंग करना शुरू कर देता है, जिसे तुकाराम जी अपनी जान की परवाह किए भी नहीं उसे AK-47 को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं और वह अपने साथी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की रक्षा करते हैं और पूरी की पूरी गोली तुकाराम जी के पेट में दाग दी जाती है, जिससे वह बाद में शहीद हो जाते हैं और उनके इस योगदान से पूरे की पूरी टीम बच जाती है और वह एक जिंदा आतंकवादी को पकड़ लिया जाता है। बाद में उस एकमात्र जो जिंदा पकड़े गए आतंकवादी का नाम अजमल कसाब बताया जाता है, जिसे पुलिस कर्मियों ने अपनी जान पर जोखिम पर डालकर तुकाराम आमले जी द्वारा जिंदा पकड़ा गया था और जिसमें एक पुलिसकर्मियों के योगदान से इतने सारे टीम की जान बच जाती है और अधिकारियों की भी जान बच जाती है। जब इस एकमात्र जिंदा आतंकवादियों से गिरफ्तार किया जाता है और इससे पूछताछ होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, तो पता चलता है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, जो लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी संगठन के सदस्य थे। ये लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन का नाम है तथा इस आतंकवादी संगठन ने इन्हें कई महीने पहले से ही मुंबई हमलों के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। उसके बाद जांच होने पर और इन्वेस्टिगेशन होने पर अजमल कसाब के बारे में जानकारी निकाली गई, जिससे वह पाकिस्तान के नागरिक सदस्य में पता चला कि नागरिक सदस्य है और लश्कर-ए-तैयबा ने इस आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी लेने के बाद पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया कि यह हमला पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा संगठन के द्वारा किया गया है। उसके बाद अजमल कसाब को 21 नवंबर 2012 को पुणे के यारवाड़ जेल में सुबह 7:30 बजे फांसी दे दी गई थी। इसके बाद पूरे विश्व में कई देशों के दबाव बनाने पर पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल से पाकिस्तानी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के मुखिया को पाकिस्तान गिरफ्तार करता है और फिर उसे 2015 में केवल 2 लाख रुपए की जमानत देकर उसे जमानत पर रिहा भी कर देता है। 2008 में उस समय भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे तथा उन्होंने भारत की जनता को यह आश्वासन दिलाया कि वह सुरक्षा बल और सुरक्षाकर्मियों और देश की सुरक्षा के लिए बहुत से सुरक्षाओं को और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे और उन्हें और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा भी कहा जाता है कि लश्कर-ए-तैयबा संगठन, जो कि पाकिस्तानी लश्कर-ए-तैयबा संगठन है, उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी 26/11 की और उन्होंने इसका कारण बताया था बाबरी मस्जिद का विध्वंस। बाबरी मस्जिद के विध्वंस को बदला लेने के लिए उन्होंने 26/11 अटैक करवाया था। साथ ही उन्होंने कई बार हमले करवाए हैं भारत पे और मुंबई पे, जिसमें कई लोगों की जान गई है और उसके बाद 26/11 का अटैक भी उन्होंने भारत पे खुन्नस निकालने और बाबरी मस्जिद जो 1993 में विध्वंस की गई थी उसका बदला लेने के लिए करवाया था और उनकी बदले की भावना के कारण इतने लोग शहीद हुए और इतने लोगों की जान गई और कई सुरक्षाकर्मी, कमांडो और पुलिस सशस्त्र सेना बल भी मारे गए और रेलवे के कर्मचारी भी मारे गए और कई निर्दोष लोगों की जान चली गई इस बदले की भावना में। अतः उन सुरक्षा बल, कर्मचारी, कमांडो और देश की सुरक्षा सेना और जवानों और उन आम पब्लिक को भी हमारा दिल से सलाम है, जिन्होंने पूरी तैयारी नहीं होते हुए भी अपनी सुरक्षा करने के उद्देश्य से अपने देश की पब्लिक को सुरक्षा के लिए पहले रखा और अपने देश के फर्ज को पहले रखते हुए उन्होंने देश की सुरक्षा की। अचानक से आई विपत्ति, आतंकवादी हमलों का सामना करते हुए कई जवान, पुलिस, सशस्त्र सेना बल, कमांडो शहीद हो गए और उनकी तैयारी भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने पूरी ईमानदारी से अपने देश की रक्षा के लिए अपना योगदान दिया। साथ ही सहायक पुलिस उप निरीक्षक तुकाराम आमले जी, जिनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए, जिन्होंने जिंदा आतंकवादी को पकड़ते हुए AK-47 की पूरी गोलियां अपने पेट में ले ली और अपने साथी और अपनी टीम और अपने अधिकारियों की जान बचाई। ऐसा कहा जाता है कि अगर वह उस समय ऐसा नहीं करते तो कई पुलिसकर्मी और जवान और उनकी टीम की जान चली जाती और कई लोग मारे जाते, लेकिन उनके एक हिम्मत और जज्बे और अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और कई लोगों की जान बचाई, जिससे हम आतंकवादी को जिंदा पकड़ पाए और उससे हमें जानकारी प्राप्त हुई और कई लोग मरने से बच गए। साथ ही संयुक्त पुलिस आयुक्त हेमंत करकरे, मुंबई आतंकवादी निर्दोषी दस्ते के प्रमुख और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अशोक कामटे, मुठभेड़ विशेषज्ञ वरिष्ठ निरीक्षक विजय सलस्कर, वरिष्ठ निरीक्षक शशांक शिंदे, NSG कमांडो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, NSG कमांडो हवलदार राजेंद्र बिष्टी अतः छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के 3 रेलवे अधिकारियों भी मारे गए। इन देश के सभी शहीद जवानों और सुरक्षा बलों को हमारा सतत सतत प्रणाम, जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए देश के हित को पहले रखा और देश की सुरक्षा की अपनी पूरी ईमानदारी से होते हुए, पूरी तैयारी ना होते हुए भी उन्होंने अचानक इस विपत्ति का सामना किया और इस आतंकवादी हमले में अपना
ईमानदारी से देश की रक्षा करने में अपना पूरा योगदान दिया। ऐसे देश के लिए जज्बा रखने वाले सभी कमांडो, सुरक्षा बल और सुरक्षा देश के लिए अपनी सर्विस 24 आवर्स देने के लिए इन सभी को नमन और शहीद हुए जवानों को हमारा सत नमन। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।